नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, यूनियन म्यूचुअल फंड का यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड बाजार में एंट्री ले चुका है। 12 दिसंबर को एनएफओ बंद हो जाएगा। इस एनएफओ को आसान भाषा में आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्या है ये एनएफओ, इसके लाने के पीछे की पूरी कहानी क्या है, फंड मैनेजर कौन है, और तो और न्यू फंड ऑफर के जरिए फंड जुटाने का क्या है पूरा मामला, उसके बाद जो पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी, ये सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्षद पटवर्धन सर, जो कि यूनियन एसेट मैनेजमेंट के कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। हर्षद सर, सबसे पहले आपका मनी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले मोमेंटम फंड क्या होता है, इससे हम कहानी की शुरुआत करते हैं, आज की शो की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू सर, मोमेंटम फंड क्या है? इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं या मेथड्स होते हैं कि जैसे कि फंडामेंटल ज्यादातर म्यूचुअल फंड जो आप में दिखते हैं, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, ये नॉर्मली फंडामेंटल बेसिस पे होता है और उनका सोचने का तरीका फंड पोर्टफोलियो बनाने के टाइम में सेक्टोरल होता है जी। कि समझो कि बैंकिंग है तो बैंकिंग में आपको बेंचमार्क से ज्यादा रखना है या कम रखना है जी, या आईटी में ज्यादा, तो सेक्टोरल फोकस है जी। लेकिन इन्वेस्टमेंट का और भी एक तरीका है जिसको फैक्टर इन्वेस्टिंग कहते हैं जी। तो ये जो फंड हमारा यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड है, इसके साथ हमारा फैक्टर इन्वेस्टिंग में ये एंट्री है हमारा पहला फंड है फैक्टर इन्वेस्टिंग के हिसाब से जी। बहुत सारे दर्शकों को पता होगा कि पैसिव फैक्टर फंड्स तो बहुत आजकल है मार्केट में, लेकिन हमारे लिए ये फर्स्ट है और ये हमारा पैसिव फंड नहीं है, ये एक्टिव फंड है। तो फैक्टर के हिसाब से आप देखते हो तो 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो मोमेंटम, मेनली प्राइस मोमेंटम, ग्रोथ, अंडरलाइंग अर्निंग्स ग्रोथ, क्वालिटी, वैल्यू, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हमने स्टडी किया लास्ट 14 सालों का, तो उसमें वो करने के बाद हमको पता चला कि मोमेंटम फैक्टर जो है वो सबसे परसिस्टेंट फैक्टर है, जो मतलब ज्यादा टाइम वही चलता है मार्केट में। तो हमने 14 साल का जो स्टडी किया उसमें ये पता चला कि सिर्फ 3 बार मोमेंटम फैक्टर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स को अंडर परफॉर्म किया है, only 3 times in 14 years. Okay. और नंबर 1, नंबर 2 पे ज्यादा से ज्यादा टाइम मोमेंटम फैक्टर, तो इसीलिए हमने पहला फैक्टर जो चुना है वो मोमेंटम फैक्टर चुना है। अभी ये सब जो मैंने एनालिसिस की बात की वो सब पैसिव है। इसका मतलब है उसमें आप जो भी अंडरलाइंग बेंचमार्क है उसके हिसाब से ही आप पोर्टफोलियो बनाते हो जी। लेकिन हमने सोचा कि पैसिव मोमेंटम से ज्यादा अच्छा है कि आप उसमें एक्टिव सुपरविजन, ह्यूमन सुपरविजन भी रहे। तो ये जो हमारा फंड है तो उसमें एक्टिव फंड है। उसका मतलब है कि हमने खुद एक मॉडल बनाया है, करीबन 1.5-2 साल हम उसके ऊपर काम कर रहे थे और काफी फाइन ट्यूनिंग किया है इसके। तो वो एल्गोरिथम जो बनाया है उससे हमको जो एल्गोरिथम रन करने के बाद जो स्टॉक्स आते हैं वो हमारे हिसाब से जो मोमेंटम स्कोर है उसमें लीडिंग कंपनीज रहती है जी। तो वो सब पोर्टफोलियो में आ जाएगी। ओके। और हम रीबैलेंस करेंगे करीबन 4 बार साल में कम से कम। आप पैसिव फंड्स देखते हो, पैसिव मोमेंटम फंड्स, उसमें साल में 2 बार रीबैलेंसिंग होता है जी। हमारा मिनिमम साल में 4 बार रीबैलेंसिंग, क्योंकि हमने जब भी इसके बारे में सोचा तभी हमको लगा कि इंडियन मार्केट इतना डायनामिक है कि आप सिर्फ साल में 2 बार रीबैलेंसिंग करके आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगे जी। इसलिए हम मिनिमम 4 बार करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारा फंड एक्टिव मोमेंटम फंड है, इसके लिए हम ज्यादा बार भी कर सकते हैं। कि समझो कोई बड़ा इवेंट होता है जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट्स या जियोपॉलिटिकल कुछ इवेंट होता है, उसके बाद हमको लगता है कि मार्केट का फैब्रिक बहुत चेंज हो चुका है, तो हम और मोर फ्रीक्वेंटली भी रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। क्योंकि उसकी रीजन ऐसे है कि ये फंड मोमेंटम फंड है, प्योर मोमेंटम फंड है। इसमें हम उस मोमेंटम छोड़ के और कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन हर बार एट एनी पॉइंट ये मोमेंटम पे सही में प्ले कर रहा है कि नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। इसके लिए फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग से उसका फायदा हो। और 1-2 चीज मैं ऐड करूंगा इसमें, प्लीज सर, कि जैसे मैंने कहा कि सिर्फ इसमें हम मोमेंटम देखेंगे, इसका मतलब आप बाकी कुछ भी नहीं देखें। अर्निंग्स देखें,
नहीं देखेंगे, वैल्यूएशन नहीं देखेंगे, मार्केट कैप नहीं देखेंगे, क्योंकि आप सब चीज एक साथ देखने जाओ तो आपका जो मेन फोकस है वो पूरा चला जाता है। ओके। लेकिन हम एक चीज जरूर देखेंगे कि जो पोर्टफोलियो बनाते समय ऑब्वियसली वो काफी डिसिप्लिन रूल बेस्ड अप्रोच होगा हमारा जो एल्गोरिथम है, लेकिन हम लिक्विडिटी टेस्ट करेंगे। इसका मतलब ऐसा है कि ये फंड में पोर्टफोलियो तो हर रिबैलेंसिंग के टाइम में बहुत चेंज होगा जी। के लिए ये स्ट्रेटेजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो स्टॉक खरीदते वक्त और स्टॉक बेचते वक्त। ओके। तो इसके लिए अंडरलाइंग लिक्विडिटी स्टॉक में है कि नहीं वो देखना बहुत जरूरी है। तो जी। एंट्री टाइम में सिर्फ ह्यूमन इंटरवेंशन लिक्विडिटी के हिसाब से रहेगा। ओके। लेकिन एक्टिव मोमेंटम कॉन्ट्रास्ट करते हुए पैसिव मोमेंटम में क्या होता है कि 6 महीने के बाद आप वापस रन करते हो वो, और उस टाइम पे जो लीडिंग मोमेंटम स्टॉक्स है आप ले लेते हो, और नेक्स्ट रिबैलेंसिंग सिर्फ 6 महीने के बाद होता है। इसमें हमने अपना जो फंडामेंटल बेस्ड फंड्स है उसमें भी एक्सपीरियंस किया है कि बहुत बार क्या होता है कि पोर्टफोलियो आपने बना लिया और अगले हफ्ते किसी एक पोर्टफोलियो स्टॉक में कोई एक्सीडेंट हो, इसका मतलब समझो कि कोई फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक है और रेगुलेटर ने आके बोला कि आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हो 6 महीने के लिए। तो नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक करेक्ट होना शुरू होता है। तो जिस वजह से हम स्टॉक को करेक्ट इम्पैक्ट बहुत होता है, और वैसे भी हमारा फंड मोमेंटम एक्टिव मोमेंटम फंड है तो उसमें तो मोमेंटम बिल्कुल चला जाएगा, तो हम तुरंत उसको पोर्टफोलियो से निकाल देंगे। पैसिव में क्या होगा, पैसिव में आप वही कैरी करेंगे अगले 6 महीने तक। तो ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस जी। सर आपने इसका पर्पस, न्यू फंड ऑफर का पर्पस बता दिया, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एसआईपी का मिनिमम अमाउंट कितना होगा? इसमें ये एक ऐसा फंड है कि जिसमें एसआईपी के अलावा आप लमसम भी कर सकते हैं जी, क्योंकि एसआईपी में जो लॉजिक नॉर्मली होता है वो इसमें नहीं। ओके। लेकिन एसआईपी किसी को मतलब बहुत हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के साथ बातचीत इसके बारे में होती थी, तभी बहुत लोगों ने कहा कि एसआईपी भी करेंगे लोग इसमें, क्योंकि जो सैलरीड लोग हैं कि जिनको मंथली इनकम आता है जी, तो मिनिमम तो आप सैलरी के हिसाब से लोग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये फंड लमसम के लिए भी ठीक है जी जी जी। तो सर लमसम में कितना अमाउंट डाल सकते हैं, इस बार भी कुछ अगर आप आइडिया दे दें। नहीं, इस पे तो ये कैसा है, ये फंड थोड़ा अलग तरह का फंड, जैसे मैंने पहले समझाया कि जो फंडामेंटल बेस्ड फंड्स है और ये फैक्टर बेस्ड फंड्स है। तो इसमें एक अंडरलाइंग डिफरेंस ये है कि उसमें चर्न बहुत ज्यादा रहेगा। पोर्टफोलियो हर बार आप हमारा जो बैक टेस्टिंग हमने किया था उसके हिसाब से 30 to 40% पोर्टफोलियो अलग होगा हर बार। ओके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की है कि उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न्स की जिसको हम रिस्क बोलते हैं अंडरलाइन, ये भी नॉर्मल फंड्स के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो जी। ऑफ कोर्स आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखते हो, क्योंकि रिटर्न रिस्क इज वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन, द अदर पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज रिटर्न्स। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न से आप देखते हो तो उसका काफी बढ़िया है, लेकिन ये वोलेटिलिटी इसमें ज्यादा रहे, तो इन्वेस्टर्स की जो जो कंफर्टेबल हो वोलेटिलिटी से, उनके लिए ये फंड सोचने जैसा है जी। कितना इन्वेस्ट करना ये तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके डिसाइड करना पड़ेगा कि ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5%, 10%, 15%, तो ये मैं आपको नहीं बता सकता कि कितना परसेंट करना है। लेकिन हर्षद सर आपने कहा कि ये जो कुछ अलग तरह का फंड है, तो मेरा अगला सवाल ये है सर कि इस स्कीम में किस तरह के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए, ये बता सकते हैं? तो एक तो मेरे ख्याल से नए इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड नहीं है। ओके। जो इन्वेस्टर्स मतलब लास्ट कुछ सालों से कर रहे हैं, जिनको मार्केट की वोलेटिलिटी के बारे में पता है, वैसे इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि मैंने आपको कहा कि ये पोर्टफोलियो में स्टॉक्स चेंज होते रहेंगे, तो फंड मैनेजर बहुत एक्टिव रहेंगे इसमें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका पूरा फायदा उठाना है ये स्ट्रेटेजी का, तो आपको मिनिमम 3 इयर्स, आइडियली 5 साल इसमें रहना पड़ेगा। तभी आपको, क्योंकि क्या है कि वोलेटिलिटी तो रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा इसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब इन्वेस्टर कम से कम 3 या मिनिमम 5 साल तक रहे। तो मेरे ख्याल से पेशेंट इन्वेस्टर और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स को ये फंड कंसिडर करना चाहिए जी। सर म्यूचुअल फंड की बात हो रही है तो जोखिम की बात भी आती है, तो इसके जोखिम क्या हैं ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
मेन तो मैंने जैसे कहा कि इसमें वोलेटिलिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न्स ज्यादा रहे कंपेयर टू, तो हमारा प्रेजेंटेशन हमारे वेबसाइट पे है, तो जिनको इंटरेस्ट है वो जाके देख सकते हैं। तो उसमें हमने कंपेयर किया है कि ब्रॉडर मार्केट, पैसिव स्ट्रेटेजी जी, और हमारा जो बैक टेस्टिंग मॉडल है उसका एक्सपीरियंस, ये तीनों हमने दिया है कि रिटर्न्स के हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम कैसा है, एवरेज रिटर्न कितना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। तो क्लियरली कंपेयर टू ब्रॉडर मार्केट और पैसिव स्ट्रेटेजी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है जी, जी, जी। तो वो जोखिम की बात है। हमेशा मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को रिवॉर्ड, रिस्क और रिटर्न ये साथ में देखना चाहिए जी, और जी, सोचना चाहिए कि हमारे लिए ये सही है कि नहीं जी। सर, नेक्स्ट सवाल है कि यूनियन म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स कौन कौन है? ये जो हमारा यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड है उसके फंड मैनेजर्स गौरव चोपड़ा और संजय बेमूलकर जी, जो हमारे हेड ऑफ इक्विटीज भी है संजय जी। सर, अंतिम सवाल कि एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड यानी एमएफआई का आंकड़ा जो है वो भी सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर में 41,800 करोड़ रुपए का जो मनी है इनफ्लो हुआ था, लेकिन नवंबर में 14.1% की गिरावट आई, वो गिरकर 35,900 के आसपास है, 900 करोड़ के आसपास है। वही अगर सेम आंकड़ा अगर एनएफओ में अगर कंपेयर मैं करूं सर, तो वो भी अक्टूबर में 6,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया था, और लेकिन नवंबर में ये भी घटकर 6,000 से 4,052 करोड़ पर आ गया है। क्यों गिरावट आ रही है सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। एक तो मैंने अभी तक ये नंबर्स देखे नहीं है, शायद आज ही आए हैं जी, करेक्ट आए हैं, अभी तक देखने को टाइम मिला नहीं है। तो और एनएफओ का भी मुझे ये याद नहीं है कि लास्ट मंथ अक्टूबर और नवंबर में नंबर ऑफ एनएफओस में फर्क था क्या, वो भी मुझे पता नहीं है। लेकिन एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत टाइम के बाद अक्टूबर में हमने देखा था कि मार्केट 6% गिरा था जी, और नवंबर में भी रिटर्न्स कुछ खास नहीं थे जी। तो मैं डेफिनेटली तो ये नहीं कह सकता हूँ, हमारे जो मार्केटिंग के लोग हैं वो ज्यादा बोल सकते हैं इसके बारे में, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि लोगों ने भी थोड़ा सा पॉज लिया है, क्योंकि कैसा है कि बहुत टाइम के बाद एक्सपीरियंस किया है लोगों ने कि मार्केट 6% गिरा है। उसके पहले आप पोस्ट पैंडेमिक देखते हो तो मार्केट ने बड़ा करेक्शन तो दिया ही नहीं जी। तो पॉसिबल है कि लोग थोड़ा पॉज ले रहे हैं जी, क्योंकि बाहर का न्यूज फ्लो भी जो है, यूएस इलेक्शन, बाद में जो भी वॉर्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि लोग थोड़ा नर्वस फील कर रहे हो जी, जी, जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय मनी9 के लिए दिया। यूनियन बैंक का न्यू फंड ऑफर के बारे में आपने तमाम जानकारियां ले ली, सीआईओ साहब ने तमाम इसके डिटेल्स है उसके बारे में आपको अवगत करा दिया है। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।